बेईमानी की गंध यहाँ फैली है हर जगह। यदि सोचते हो कि नाक दबाकर बच जाऊंगा तो सोच लो, मारे जाओगे हवाओं के बिना। जी हाँ दोस्तों, मेरे इस छोटे से कविता का एक गहरा मतलब है, खासकर आज के संदर्भ में जब यूपीएसआई का रिजल्ट निकला है। यहाँ पे कई सारे दावे फेल होते नज़र आ रहे हैं। जिस ईमानदारी की बात हो रही थी कि जिस ईमानदारी से इस भर्ती को कराया जाएगा, जिस निष्पक्ष तरीके से इस भर्ती को कराया जाएगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। आज मुझे ट्विटर पे यूपी पुलिस का एक ट्वीट दिखा जो बधाई दे रहा था ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका चयन उत्तर प्रदेश एसआई के पोस्ट के लिए हुआ है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इनका पोस्ट। तो यहाँ पे लिखा है यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल पे कि यूपीएसआई 2020-21 में विभिन्न पदों पर चयनित सभी 9,534 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बधाई। उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अपेक्षा है कि ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा से कर्तव्यों का निर्वहन कर अपराध नियंत्रण एवं जन सेवा में पूर्ण मनोयोग से सदैव समर्पित रहेंगे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्विटर हैंडल से ऐसे लोगों को बधाई दी गई है। और यहाँ पे आप ख़ास बात देखिए कि यहाँ पे शब्दों का प्रयोग किया गया है। किन किन शब्दों का? ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यों का निर्वहन, अपराध नियंत्रण, जन सेवा और समर्पण। यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे शब्द जो केवल सूट करते हैं असली मर्दों पे। पर आप क्या बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्ती हुए जो नए नए उत्तर प्रदेश दरोगा हैं उनमें कितने असली मर्द मौजूद हैं? जिस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, जिस तरह के अखबारों में प्रतिदिन खबर निकाले जा रहे हैं, या फिर जितनी सारी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं घोटालों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, तो क्या इस आधार पे कहा जा सकता है कि जो 9,000 भर्तियां की गई हैं उसमें 100% असली मर्द मौजूद हैं जो सत्यनिष्ठा के साथ, जो ईमानदारी के साथ अपने पथ पर आगे चलकर मेहनत करके अपने मंजिल को प्राप्त करें? क्योंकि यह सभी गुण तो असली मर्द के ही हो सकते हैं। जो असली मर्द नहीं होते उनके रास्ते कुछ अलग होते हैं। वो बेईमानी के रास्तों को चुनते हैं, वो चालाकी के रास्तों को चुनते हैं, वो दूसरों को पीछे ढकेल कर आगे बढ़ना जानते हैं। उनके लिए बस मायने रखता है मंजिल। लेकिन जो असली मर्द होते हैं, वास्तव में असली मर्द, उनके लिए मंजिल मायने नहीं रखती, उनके लिए जीत मायने नहीं रखती। उनके लिए बस मायने रखता है वह रास्ता जिस रास्ते पे चलकर उन्हें जीत हासिल होगी। वह रास्ता कितना शानदार है, कितना ईमानदारी से भरा हुआ है और कितना संघर्षों से भरा हुआ है, बस यही मायने रखता है। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से यह ट्वीट किया गया था और बधाई दिया गया था। यहाँ पे बहुत सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से घोटालेबाजी होती है। और यह बात केवल अखबारों तक सीमित नहीं है। जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की यूपीपीआरबी यानी कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती की अपनी वेबसाइट है, उसके वेबसाइट पे भी जो नोटिस जारी किया गया है रिजल्ट के संदर्भ में, उस पे भी कुछ इस प्रकार की बातें कही गई हैं जो संदेह पैदा करता है। तो आइए देखते हैं कि क्या कहा गया है उसमें। तो यहाँ पे जो नोटिस जारी किया गया है 12 तारीख की डेट में, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे 9वें नंबर पे ये लिखा गया है कि यह चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका ए संख्या 3737/2022 रावेंद्र प्रताप सिंह व 49 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 11 अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यानी कि इन्हें भी पता है कि कहीं न कहीं घोटाले हुए ही हैं। अब ये जो मामले इलाहाबाद के खंडपीठ लखनऊ में चल रहे हैं उसके संदर्भ में है कि अब जो भी अंतिम निर्णय आएगा ये उसी के पक्ष में रहेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए जो भी कट ऑफ मार्क्स दे दिया गया है या फिर जो भी फाइनल रिजल्ट निकाल दिया गया है उसका कोई मतलब नहीं है।
यदि ये साबित हो जाता है कोर्ट में कि इसमें धांधली हुई है और बड़े स्तर पे धांधली हुई है, तो कोर्ट यदि इस परीक्षा को रद्द कर देता है तो ये जो रिजल्ट निकाला गया है यूपी पीआरबी के द्वारा, ये 2 कौड़ी का हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है। यदि हम इसे स्पष्ट रूप से समझना चाहें तो अखबारों के पन्नों में भी कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिस पे हमें थोड़ा सा गौर करना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या कही गई हैं अखबारों के पन्नों में। देखिए, यहाँ पे हेडिंग दिया गया है कि दरोगा भर्ती 2021 में चयन अब हाई कोर्ट के फैसले के अधीन हो गया है। यहाँ पे बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को एसआई भर्ती 2021 में अंतिम चयन नियुक्ति को याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन कर दिया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश रविंद्र प्रताप सिंह व 49 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचियों ने भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की गुजारिश की है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते और याचियों को उसका प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय दिया है। याचियों के वकील विधु भूषण कालिया व रजत राजन सिंह की दलील थी कि इस भर्ती के संबंध में अब तक 31 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इसमें कहा गया है कि भर्ती परीक्षा में एक सॉल्वर गैंग काम कर रहा था। लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दी गई थी उसके कर्मचारियों पर भी प्राथमिकता दर्ज की गई है। ऐसे में एसटीएफ के लिए यह पता लगा पाना मुश्किल है कि कौन अभ्यर्थी गड़बड़ी में शामिल थे और कौन नहीं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई वाले हफ्ते में नियत की है। तो जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि जब इसका रिजल्ट आया तो इस मामले को हाई कोर्ट में के सामने प्रस्तुत किया गया। हाई कोर्ट में पहले से ये मामला चल रहा था, लेकिन वकीलों ने और जिन्होंने यह केस किया है यानी कि रविंद्र प्रताप सिंह और जो 49 अन्य लोग हैं, उन्होंने अपनी बातें वहाँ पे जज के सामने रखी कि देखिए इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जबकि इसका जो मामला है वह भी कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट में जो न्यायाधीश थे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि चलिए कोई बात नहीं, रिजल्ट निकाला गया है, कोई मतलब नहीं है। अब जो भी फैसला हमारा रहेगा उसके हिसाब से ही यह रिजल्ट प्रभावित होगा। यदि हमारा रिजल्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रहता है तो यह जो रिजल्ट है इसे खारिज कर दिया जाएगा पूरी तरह से और फिर से दोबारा परीक्षा कराया जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण है। यह आम बात है भारत में, यह कोई बड़ी समस्या नहीं रह गई है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अभ्यर्थी भी इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। यह हर परीक्षा की बात है, हर वैकेंसी की बात है, क्योंकि यहाँ पे गद्दारी, बेईमानी और चोरी और चालाकी से काम निकालने वालों की जो संख्या है वह लगातार बढ़ते चली जा रही है। लोग यहाँ पे 15-15 लाख में सीटों को खरीद रहे हैं और लोग बेच रहे हैं। जो लोग खरीद रहे हैं इन सीटों को वह जानते हैं कि यह उनके अस्तित्व के लिए है। यदि वह ऐसा न करे तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वह जानते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह अपने दम पर कुछ कर पाएँ और अपने परिवार का और अपना पेट पाल सकें। यदि वह 15 लाख रुपए का घूस देकर इस पद पर तैनात नहीं हुए तो उनके अस्तित्व को खतरा हो जाएगा, क्योंकि वह जानते हैं कि वह कितने निकम्मे और नाकारे हैं कि उनके अस्तित्व का गुजारा संभव नहीं हो पाएगा। वह मारे जाएंगे, भूखों मारे जाएंगे। और जो लोग उनसे पैसे ले रहे हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि वो भी इतने नाकारे और निकम्मे हैं कि अपने मेहनत के दम पे वह पैसे नहीं कमा सकते अपने परिवार के लिए, क्योंकि वह जन्मों के भूखे हैं। उनके लिए थोड़े पैसे में काम चलने वाले नहीं हैं, वह बहुत अधिक पैसे चाहते हैं ताकि अपने परिवार वालों को निकम्मियत का एक अलग एहसास करा सकें। वह इतना ज़्यादा पैसा अपने परिवार में ले जाएं कि उनके जो लड़के हैं, उनके जो बच्चे हैं, वह इतने ऐसो आराम का जीवन जिएं कि वह नपुंसक हो जाएं, कि वह विकलांग हो जाएं और इतने विकलांग हो जाएं कि वह कुछ कर ही ना पाएँ। असल में भारत में जो वास्तविक विकलांग हैं या फिर वास्तविक दिव्यांग हैं वह भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है?
तो ये बहुत सारी गड़बड़ियाँ इसके में निकल के सामने आई हैं। उन्हें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। यह अभ्यर्थी अपने गांव से, दूर दराज गाँव से शहर में जाकर रह रहा है। किस स्थिति में रह रहा है उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो इस काम में शामिल हैं उनके भी जो बच्चे हैं वो भी तैयारी करते हैं, लेकिन वह बड़े बड़े फ्लैटों में तैयारी करते हैं, फुल एसी वाले फ्लैटों में। उन्हें समस्याएं नहीं होती हैं, वह तैयारी कम और मनोरंजन के साधन ज़्यादा जुटाते हैं। लेकिन जब एक गरीब परिवार का अभ्यर्थी किसी शहर में जाकर अपने लिए एक नया अवसर ढूंढने का प्रयास करता है शिक्षा के माध्यम से, तो उसके लिए यह इतना आसान नहीं होता है। उसे 8 बाई 8 के कमरे में किस तरह से जीवन यापन करना पड़ता है, यह ना तो उनके लड़कों को पता है, ना उन्हें पता है जो इस प्रकार का फ्रॉड कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से। उन्हें मतलब नहीं है कि वह किस तरह से हर महीने का किराया दे रहे हैं अपनी तैयारी के लिए। उन्हें नहीं मतलब कि वह समय से परीक्षा कराएं। उनका जब मन होगा तब वो परीक्षा कराएंगे, जब मन होगा तब परिणाम घोषित करेंगे और वसूली करेंगे और पहले ही सीटों को बेच देंगे। यह काफ़ी कष्ट देने वाली चीज़ें होती हैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। और केवल अभ्यर्थी ही संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आजकल गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं और उनमें बहुत खर्चा लगता है। शहर में रहकर पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है, आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक खर्चे का सामना करना पड़ता है। और इसलिए केवल अभ्यर्थी ही नहीं परेशान होते हैं उनके साथ उनके परिवार वाले भी। उनके परिवार वाले एक उम्मीद से भेजे रहते हैं कि उनकी गरीबी दूर हो जाए, उनका लड़का उनकी लड़की कहीं अच्छे पोस्ट पे तैनात हो जाएं, ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके, उनकी समस्याएं दूर हो सकें और उनके जीवन में जो इतना भयंकर संघर्ष चल रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, उस संघर्ष से थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन वह कब तक उम्मीदें लगाए रखेंगे? उनके पास इतना अधिक दौलत मौजूद नहीं है कि वह अपने बच्चों को सालों साल शहरों में रख कर पढ़ा सकें। उनके पास इतना धन दौलत मौजूद नहीं है कि विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का व्यवस्था कर सकें। वह किसी तरह से अपना पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं बस इस उम्मीद से कि कहीं वह सफल हो जाएगा। लेकिन यह जो सरकारी तंत्र है हमारे देश में, यह जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यह कभी ऐसा नहीं होने देगा। इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि इसे उखाड़ कर फेंकना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। तो दोस्तों, अब देखिए इसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या परिणाम आता है। असल में यह कोर्ट में मामला चल रहा है, अब देखिए क्या होता है। हम बस उम्मीदें कर सकते हैं और संघर्ष कर सकते हैं। तो देखिए क्या कोर्ट का फैसला आता है और क्या निर्णय आता है यूपीएससी के रिजल्ट के संदर्भ में, इसके पेपर के संदर्भ में। यह निरस्त किया जाता है या फिर क्या होता है, यह तो बात की बात है कि आगे क्या होगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब ऑनलाइन पेपर होता है तो बड़े स्तर पे कोई भी जालसाजी सामने नहीं आती है। अब जो लोग पकड़े जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो लोग गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो पुलिस जो विभाग है वह कह देती है कि भाई देखिए, जिन्होंने गलत काम किया वह हमारे जेल में हैं, वह पकड़े गए हैं। लेकिन ऐसा पुलिस दावा नहीं कर सकती है कि हम उस 100% अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी कर चुके हैं जो गलत काम में शामिल थे और गलत तरीके से इस परीक्षा को पास करने वाले थे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ें गलत तरीक़ों से जो भर्ती होती हैं, ऐसी चीज़ें काम कर रही हैं सिस्टम में, तभी ये अभी तक मौजूद है। क्योंकि परीक्षाएँ आज से नहीं शुरू हुई हैं, परीक्षाएँ न जाने कितने सालों से चल रही हैं और ये चीज़ें काम कर रही हैं, इसीलिए आज भी यह मौजूद हैं। यदि यह सिस्टम काम नहीं करता तो यह चीज़ें आज मौजूद नहीं होती। इस तरह से गलत तरीके से कहीं भर्ती हो जाना या फिर किसी सरकारी नौकरी को पाना, ये सब नहीं होता। ये चीज़ें काम कर रही हैं, इसीलिए यह मौजूद हैं। तो देखिए क्या होता है। फ़िलहाल सब कुछ कोर्ट के ऊपर है और कौन कौन से सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि यह जो केस है वह हमारे पक्ष में आ सके। तो बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा और आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।